Hey Fox, welcome to Tech Converse. In this video, we are going to discuss what is a project, how to start, and how to deploy, and what is a production. These all things we are going to discuss. हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट कैसे करते हैं, प्रोडक्शन क्या होता है, यूएटी क्या होता है, डेव्स क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक प्रोजेक्ट शो करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि प्रोजेक्ट होता क्या है। ये है पावर बीआई का एक प्रोजेक्ट, जिसको डिप्लॉय किया गया है पावर बीआई सर्विसेज पे। पावर बीआई डेस्कटॉप एंड सर्विसेज दोनों का ही रोल बहुत अच्छा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पावर बीआई डेस्कटॉप नहीं रहेगा तो आप सर्विसेज पे काम कर लोगे, और सर्विसेज नहीं रहेगा तो पावर बीआई डेस्कटॉप पे काम कर लोगे। ऐसा नहीं है, दोनों का ही रोल है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बस फर्क इतना है, पावर बीआई डेस्कटॉप इज अ फ्री, पावर बीआई सर्विस इज अ कॉस्टली। Costly in the sense you have to pay something, then you'll be able to avail this service. Otherwise, टाटा बाय बाय, खत्म। चलो फिर शुरू करते हैं आज। ये अगर हाईलाइट होता तो समझ जाना कि पेज को रीसेट करना है, और हमने पेज को रीसेट कर दिया है। हम बहुत ही बारीकी से एक एक चीज को देखेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। आपको फील होगा कि वाकई में ये रियल प्रोजेक्ट है, और इसी को रियल प्रोजेक्ट ही कहते हैं, और ऐसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। ये मैंने एक फिल्टर बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपने गलती से यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर दिया है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, एंड देन आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल फिल्टर, तो मेरा डेटा कुछ इस तरह से शो करेगा। ये मेरा कैटेगरी है, ये मेरा सब कैटेगरी है, ये मेरा एक सम ऑफ क्वांटिटी बाय मंथ एंड डे है। यहाँ पे मैंने एमटीडी कैलकुलेट किया हुआ है, एमटीडी बाय सेल, एमटीडी बाय शिपिंग कॉस्ट, एमटीडी बाय प्रॉफिट। तो ये मैंने सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, बट ये हम देख सकते हैं हेल्प ऑफ दिस स्लाइसर। दिस स्लाइसर कनेक्टेड विद दिस ग्राफ ओनली। ये स्लाइसर सिर्फ इसी ग्राफ के लिए बनाया गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ईयर अप्लाई कर देता तो थोड़ा सा जो है डेटा, मतलब इस स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाइड करता, तो उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइसर दे दिया है। ईयर बाय ईयर कर सकते हैं। इस स्लाइसर को हम टैब के थ्रू भी बना सकते थे, फिर यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन ही दे दिया क्योंकि ज़्यादा है नहीं, तो ठीक है, चलेगा। अब हम आते हैं, ये हमारा पावर बेस्ड सर्विसेज है। इसके इसके बारे में अभी फिलहाल इतना ही। ये है हमारा कुछ प्रोजेक्ट। रिपोर्ट वन, R1 स्टैंड फॉर रिपोर्ट वन, एंड रिपोर्ट टू। यहाँ पे जाएंगे हम टूल टिप इस तरह देख सकते हैं, यहाँ पे आएंगे हम टूल टिप को इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। तो हम ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे, सेम यही डेटा, यही रिपोर्ट हम बनाएंगे, बट हम बनाएंगे तो इनिशियल स्टार्टिंग लेवल से बनाएंगे, और इसको कंसिडर करेंगे वायर फ्रेम। वायर फ्रेम क्या होता है वो भी बताएंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं तीन चीजों का। इस पूरे डेटा वर्ल्ड को, जैसे आप देखते हो कि ऑनलाइन चालान कट जाता है, फोटो से एआई वगैरह भी काम कर रहे हैं, हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। डिस्कस इन द सेंस कि थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, तो आपको आइडिया रहेगा। अब मैं मूव करता हूं अपने पीपीटी पे, जो कि है यहाँ पे। ऑलरेडी इन चीजों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, पावर बी कंपोनेंट्स बता चुका हूँ, प्रोसेस फ्लो ऑफ द पावर बी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, पावर बी डेटा कनेक्टिविटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे मैंने सारी की सारी चीजें कवर करी हुई हैं। मैंने इस पैरामीटर, डुप्लीकेट कॉलम, कंडीशन कॉलम, इन्वोक कस्टम फंक्शंस, डुप्लीकेट ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, ये भी हमने कर लिया है। और चलते हैं, हम कंडीशनल कॉलम के बारे में बात करेंगे, इन्वोक कस्टम इन फंक्शंस भी हम देखेंगे। आते हैं नए स्लाइड पे। इस स्लाइड पे हमने कार्डिनलिटी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो नो मोर डिस्कशन, वी हैव टू गो एंड वॉच माय वीडियो। अब बहुत ही अच्छे ग्रैनुअर लेवल पे किया हुआ है। स्टार्स, स्नोफ्लेक एंड गैलेक्सी स्कीमा ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। जब हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे तो एक बार और रिव्यू करेंगे, तो दैट दिमाग में बैठ जाए। डेटा मॉडल, स्नोफ्लेक स्कीमा, मतलब कि इन सबका डिफरेंस क्या है। डेटा मॉडल, स्नोफ्लेक स्कीमा मतलब बिटवीन स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक एंड गैलेक्सी, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, तो ये सारा का सारा है, तो कोई इतना मेजर पॉइंट नहीं है। अब हम आते हैं अपने फाइनल स्लाइड पे, जिसका नाम है पावर बीआई प्रोजेक्ट, एंड टू एंड प्रोजेक्ट। ठीक, अब मैं सबसे पहले बात करूंगा डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर का रोल क्या होता है? देखिए, डेटा इंजीनियर का रोल ये होता है, डेटा को मल्टीपल सोर्सेज से ला करके डेटाबेस में पास करा करके डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करके, एंड देन उसको वेयर हाउस में सप्लाई करके, वेयर हाउस पे डेटा मॉडलिंग करके, देन डेटा को प्रिपेयर करके, मतलब पूरा रेडी करके दे देना भाई, किसको? डेटा एनालिसिस्ट को एंड डेटा साइंटिस्ट को।
अब बात करते हैं किस तरह का डेटा इंजीनियर जो है किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। विंडो डी, और यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। फॉर एग्जांपल ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है। कोई डेटा ईआरपी पे पड़ा हुआ है, कोई किसी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है, बट उसकी फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह। आप इस डेटा को ठीक कर, इस डेटा को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा इंजीनियर हमें हायर करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, सारे डेटा को एक जगह से सब अलग अलग सोर्सेज से लेके आएगा। फिर अगर डेटा जो है उसके अंदर कंबाइन करना है, मतलब मर्ज करना है, अपेंड करना है, जो भी है, अगर उसको ऐसा फील होता है, उस कंडीशन में वो बंदा क्या करेगा, उस डेटा एज पर रिक्वायरमेंट, बट मोटे मोटे में डेटा को कंबाइन करके डेटा को लेके आएगा, डेटा को इंपोर्ट कराएगा किसी ईटीएल प्रोसेस में। ईटीएल इन द सेंस व्हाट वी कॉल एक्सपोर्ट ट्रांसफॉर्म लोड। उसके अंदर ये प्रोसेस होगा, वहां पे हमारा डेटा क्लीन होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा आ गया, सीक्वल सर्वर, आरडीबीएमएस, नो सीक्वल, एसएएस प्लेटफॉर्म, ये सब डेटा यहाँ पे है। एंड देन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे डेटा की क्लीनिंग हो रही है। फिर यहाँ पे मूव हो रहा है डेटा वेयर हाउस में, यहाँ पे डेटा मॉडलिंग सारा कुछ किया जा रहा है। एंड देन डेटा रेडी करके दे दिया गया, लो भैया अब आपका डेटा रेडी है। अब आप इसके ऊपर जो भी एनालिसिस करना चाहते हो कर लो। डेटा इंजीनियर का काम यहीं से खत्म हो जाता है। इसके बाद जो काम स्टार्ट होता है डेटा एनालिस्ट, इसी को पाइपलाइन बोलते हैं। ये सब पाइपलाइन ओपलाइन ही होती है, इधर से उधर मूव करना, क्या है पूरा मतलब इजी नहीं है। डेटा इंजीनियर का टास्क बता दिया तो ठीक है, बट उसका बहुत बड़ा रोल है। लाइक उनको अभी वैसे एक नया मतलब अभी नया तो नहीं है, काफी पुराना हो चुका है, बट डिमांड जैसे क्लाउड इंजीनियर। पहले डेटा इंजीनियर ऑन प्रीमाइसेस के सर्वर पे काम करते थे, अब क्लाउड पे काम करते हैं। क्लाउड पीडीएफ हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया, गूगल का भी है। तो इन सभी क्लाउड पे सभी काम होता है। तो डेटा इंजीनियर को भी एक नई टेक्नोलॉजी, मतलब जिन्होंने नहीं सीखा उनको सीखना पड़ेगा, जिन्होंने सीख लिया तो पैसा बना रहे हैं। ठीक। इसके बाद में जब यहाँ पे डेटा वेयर हाउस पे पूरा रेडी होता है, तब यहाँ से काम स्टार्ट होता है डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा को एनालाइज करता है, हिस्टोरिकल डेटा को। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, ये रहा डेटा। डेटा वेयर हाउस पे डेटा रखा हुआ है, सारा का सारा पूरा पूरा डेटा रेडी है। अब मुझे क्या करना है, इस डेटा को एनालाइज करना है। डेटा इस फॉर्मेट में आ गया। अब प्रीवियसली समझ लो डेटा इस फॉर्मेट में था, हालांकि दोनों डेटा अलग है, लेकिन एक हाइपोथेटिकली हम एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे डेटा को वो कन्वर्ट कर देगा इस वे में, और ये अवेलेबल होगा डेटाबेस के सर्वर पर। डेटाबेस सर्वर इन द सेंस आपका सीक्वल सर्वर, कहीं पे भी मतलब वो स्टोर कर देगा, कोई भी डेटाबेस सर्वर होगा वहां पे पड़ा रहेगा। इसके बाद में यहाँ से अब हमारे पास खेल स्टार्ट हो जाता है डेटा एनालिस्ट का। डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा को एनालाइज करता है। डेटा एनालाइज कैसे करता है, डेटा एनालिस्ट इसी डेटा में से जो भी मेन मेन पॉइंट है, या फिर जितना डेप्थ में इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके, एनालाइज कर सके, और उसी के बेस पे डेटा को, जिसे हम कहते हैं की पॉइंट्स, जिसे हम की पॉइंट्स बोलते हैं, उसी के बेस पे डेटा को एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद डेटा फिर आ जाता है यहाँ पे, कहता है ये लो सर, आपका डेटा एनालाइज हमने कर दिया है। ये रहा परफॉर्मेंस आपकी पूरी कंपनी का, पूरे प्रोडक्ट का, पूरे रीजन का, कैटेगरी, सब कैटेगरी, मंथ ऑन मंथ आपने क्या किया अब तक, आपका एमटीडी कितना रहा है, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, सब कुछ यहाँ पे उस बंदे ने एनालाइज करके दे दिया है। अब आपको अपनी कंपनी के लिए क्या डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हैं। ठीक। लेकिन अब रोल स्टार्ट होता है डेटा साइंटिस्ट का। डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा, इसी तरह के डेटा को प्रिडिक्ट करेगा, आने वाले 2 साल में, 3 साल में क्या परफॉर्मेंस होगी, बिजनेस कहाँ पहुंचेगा, इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या होगी, इस प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस डाउन होगा। ये सब एल्गोरिदम के थ्रू होता है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मोस्टली इमेजेस वगैरह के लिए किया जाता है, बट ठीक है, कुछ उसके फंक्शनैलिटी है, कुछ एल्गोरिदम है जो हम को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो मतलब कंक्लूजन मोटा माटी कि ये डेटा साइंस का ही पार्ट है। और डेटा एनालिस्ट का बंदा डेटा साइंस की तरफ मूव कर सकता है। ये एजुकेशनल नॉलेज कह लो, या फिर कह लो एक जस्ट नॉलेज शेयरिंग है, उसके लिए ईजी होता है। डेटा एनालिस्ट के बंदे को डेटा साइंस की तरफ मूव करना ईजी होता है, बट डेटा एनालिस्ट के बंदे को डेटा इंजीनियर की तरफ मूव करना इतना ईजी नहीं होता है। उसका रीजन ये है, डेटा इंजीनियर के बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे मतलब काम करना होता है। जैसे अभी यहाँ पे देखो, सीक्वल सर्वर, आरडीबीएमएस, नो सीक्वल डीबीएमएस, सैस प्लेटफॉर्म, एक्सएमएल फाइल, चलो ठीक है, तो लोकल मान लेते हैं, एक्सएमएल फाइल, ये 3 हो गए। इसके बाद डेटा जो है आपका हो सकता है ईआरपी पे हो सकता है लोकल ऑन प्रेमाइसिस सर्वर पर पड़ा हो सकता है एक्सेल की फाइल में लोकल मशीन में डेटा पड़ा हुआ हो। तो मतलब कि हडूप है, काफा है, काफका है, दुनिया भर का टूल है।
तो उन सबको एज पर रिक्वायरमेंट उनको लर्न करना पड़ता है और लर्न करने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये ईजी नहीं है और डेटा एनालिस्ट के बंदे का रोल यहाँ से स्टार्ट होता है। उसको क्या लर्न करना होता है, उसको लर्न करने के लिए SQL सर्वर एनफ है, क्योंकि उसको डेटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, डेटा को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए, एंड देन बट उसे इम्प्लीमेंट करना है पावर BI या टैबलू, कोई भी एक विजुअलाइजेशन टूल पे। 2 नहीं है, और भी हैं, बट मार्केट में अभी फिलहाल 2 है। लीडर तुम्हारा पावर BI, टैबलू कहीं नहीं है। अगर कोई कहता है तो झूठ बोल रहा है, हकीकत बता रहा हूँ, झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक इतने सारे प्रोजेक्ट पे काम किए, बहुत सारा देखा है। कुछ कंपनियां हैं जो टैबलू पे थी, वो माइग्रेट हो रही हैं पावर BI पे। जो क्लिक व्यू पे थे वो तो डूब चुके हैं, वो ऑलरेडी पावर BI पे माइग्रेट हो चुके हैं कुछ लोग। तो कुछ आलसी लोग हैं, वो धीरे धीरे हो जाएंगे, बट उनको होना है, कोई नहीं रोक सकता। माइक्रोसॉफ्ट इज ए किंग, कॉर्पोरेट दुनिया का माइक्रोसॉफ्ट किंग है और सोशल की दुनिया का गूगल किंग है। ठीक है, बाकी सब बकवास। इसके बाद आते हैं डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिस्ट का काम कर सकता है इजीली, क्योंकि उसे EDA करना होता है, इसे कहते हैं क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट, नॉट एक्सपोर्ट नहीं, क्या है फुल फॉर्म, EDA का फुल फॉर्म क्या होता है, चलो देख लेते हैं, सिवाने भूल गया मैं। एक्सपोर्ट, EDA, डेटा साइंस, एक्सप्लोरेटी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो ये EDA तो यहाँ पे डेटा को एनालाइज करता है। डेटा एनालाइज करने के बाद में ये बंदा फिर प्रोडक्शन की तरफ मूव करता है, लाइक टेस्ट करना, ट्रेनिंग टेस्ट, यही सब चलता है। उसके बाद फाइनल में एक एक्यूरेसी डिसाइड होती है, 85% 90% जो भी एक्यूरेसी डिसाइड है, उसी के बेस पे फाइनल कंक्लूजन कर दिया जाता है। जैसे आपका वेदर का फोरकास्टिंग होता है, वो डेटा साइंटिस्ट ही कर सकते हैं, वो डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट नहीं कर सकता है। अरे डेटा इंजीनियर का मतलब अगर उसने डेटा साइंटिस्ट सीख लिया है तो बिल्कुल कर सकता है, बट वैसे नहीं कर सकता है। और डेटा साइंस इंजीनियर को डेटा साइंटिस्ट सीखना इतना ईजी नहीं है। वो इतना टूल सीखेगा, फिर वो जाके वहाँ से जीरो से ही स्टार्ट करना है। और डेटा एनालिस्ट को क्या करना है, एनालिसिस तो आता है, उसे सिर्फ दो दो फंक्शनैलिटी सीखनी है, जिसका नाम है ML और जिसका नाम है DL। और दोनों की अपनी स्पेशलाइजेशन है। अगर उसे ML आता है तो भी बहुत अच्छी बात है, DL आता है तो भी अच्छी बात है, दोनों आता है तो वेल एंड गुड। थर्ड वन है कंप्यूटर विजन। और डेटा साइंटिस्ट में एक और वे निकल जाता है, एक और कड़ी निकलती है, जिसको बोलते हैं हम लोग NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि हम करते हैं उससे, उसी के, ये जो चैट GPT है उसी से ही क्रिएट किया गया है। तो ये सारा खेल डेटा साइंटिस्ट का है। तो थोड़ा ये तीनों चीजें एक दूसरे से सिमिलर, डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं, डेटा इंजीनियर नहीं हो सकता, कहीं से भी सिमिलरिटी नहीं है। डेटा इंजीनियर को पावर BI टैबलू ना है तो भी उसका काम चल जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं, पॉइंट ये है, IT इंडस्ट्री। देखिए, जो अच्छी कंपनी है, रेपुटेटेड कंपनी है, जिनको एक्चुअल पता है सिस्टम का, सिस्टम रन कैसे करता है, वो डेटा एनालिस्ट से कभी डेटा इंजीनियर का एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, और डेटा साइंटिस्ट से डेटा इंजीनियर का एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, सीधी सी बात है भाई, आपका प्रोफेशन, आप एक शेफ हो, आप जो शेफ हो, और एक बंदा वाइन मेकर है, ठीक है, तो वाइन मेकर अलग है, शेफ अलग है। तो ऐसा नहीं है कि बंदे को सारा काम दे दिया भाई तू ये कर। ये वहाँ होता है, कह सकते हैं स्टार्टअप वाली कंपनी में, और कुछ जहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट सही नहीं है, कंपनी बड़ी होती है, मैनेजमेंट सही नहीं है। एक कंपनी का नाम था, मेरा इंटरव्यू था, मैं बता देता हूँ, बंदा मेरे से इंटरव्यू ले रहा था, और पावर BI का था, मुझे डेटा इंजीनियर का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मेरा वो फील्ड ही नहीं है और मेरे को उसमें जाना ही नहीं था। तो उस बंदे ने मेरे से क्वेश्चन पूछना शुरू किया, तो मैंने उससे तुरंत पूछ लिया, मतलब आप डेटा इंजीनियर देख रहे हैं या डेटा एनालिस्ट देख रहे हैं, पावर BI डेवलपर देख रहे हैं? डेटा एनालिस्ट, पावर BI डेवलपर, बोथ आर सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि काम उसे वही करना है। बस वहाँ पे डैशबोर्ड बिल्ड किया जाता है, डेजिग्नेशन दी, बट काम वही करना है। तो आप देख क्या रहे हैं? बोला हमें दोनों चाहिए। तो मैंने बोला कि हम इंटरव्यू पे तो बाद में जाएँगे। अब मुझे ये बताओ, एक बंदा सारे टूल पे कैसे काम कर सकता है? क्योंकि अगर मैं आपको ये डैशबोर्ड दे देता हूँ बनाने के लिए कि भाई मेरे को ये डैशबोर्ड बिल्ड करके देना है आपको, यही डैशबोर्ड आपको बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाएँगे। तो ये लग के बनाना पड़ेगा। जब हम इसको डेवलप करेंगे तो मैं दिखाऊँगा, हम लोग ब्रेक नहीं लेंगे और कंटीन्यूअसली इसको काम करेंगे। हालाँकि वीडियो 2 या 3 पार्ट में हो सकती है, लेकिन हम कंटीन्यूअसली काम करेंगे इस पे। तो अगर वो 3-4 घंटे इस पे काम करता है तो डेटा इंजीनियरिंग करने कब जाएगा वो? उस पे तो और दिमाग खपाई होती है। एक स्लाइसर यहाँ पे बिल्ड करना था और वो कस्टमाइज़ करना था। कस्टमाइज़ इन द सेंस मुझे हायरार्किकल स्लाइसर चाहिए था यहाँ पे,
और उसके अंदर ईयर होना चाहिए, मंथ होना चाहिए, क्वार्टर होना चाहिए। कंडीशन ये थी जैसे मैं क्वार्टर पे सेलेक्ट करूँ तो लास्ट के 3 मंथ का डेटा सेलेक्ट हो जाए। पावर बीआई में पॉसिबल नहीं था, हम लोगों ने बहुत ट्राई किया। और अगर सेकंड एक और कंडीशन था शायद, अगर सेकंड क्वार्टर पे सेलेक्ट करूँ तो लास्ट के 6 महीने का डेटा, कुछ इस तरह से रिक्वायरमेंट थी। नहीं हुआ बिल्ड। डेटा इंजीनियर ने 15 दिन ले लिए इसको बनाने में। 15 दिन मैं बोल रहा हूँ ऐसे, वरना वो 1 महीने तक चला गया था। क्योंकि उनको भी समझ कि रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट कभी भी ज़रूरी नहीं कि जिस रिक्वायरमेंट में मैंने काम किया, उसी रिक्वायरमेंट पे आप भी काम करो। तो उसने मेरे को बोला कि बात आते मुद्दे पे, हमें दोनों चाहिए, मिक्स बंदा चाहिए। मैंने बोला सॉरी मैं इसके लिए फिट नहीं हूँ। बोला फिर सीवी में सब कुछ मेंशन है। बोला बिल्कुल मुझे नॉलेज है, और अच्छा खासा नॉलेज है, मैं काम भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे दोनों पे काम कराएँगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई विल वर्क लाइक अ स्लेव। बोला बट मैं करता हूँ। आपको सूट करता है। नाम नहीं लूँगा, लिंक्डइन पे भी कनेक्टेड है मेरे साथ। कभी वीडियो देख लेगा तो अच्छी बात नहीं है। बोला मैं तो करता हूँ, और कंपनी बहुत बड़ी है, 10,000 प्लस एम्प्लॉई हैं उसके अंदर। बोला बट मैं तो करता हूँ। बोला भाई आपको सूट करता है, आप करिए, मुझे नहीं सूट करेगा। मुझे मेरे काम में प्रोफेशनिस्ट जिसमें मेरा प्रोफेशन है, आप मुझे पावर बेस से डेटा साइंस की तरफ मूव कर देंगे, आई विल गो देयर हैप्पीली। बट आप बोलो मुझे डेटा इंजीनियर की तरफ चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं उसका रीज़न है, ऐसा नहीं मैं कर नहीं सकता, मैं कर सकता हूँ, मैं जा भी सकता हूँ। लेकिन देखिए मैंने डेटा एनालिस्ट सीखा, पावर बीआई सीखा, थोड़ा-सा लॉजिक समझिए। हमने 0 टू 100 उसको कवर किया। डेटा साइंटिस्ट के लिए 20-30% और एफर्ट लगाना है, हम डेटा साइंस में मूव कर जाएँगे। अगर आप डेटा इंजीनियर की तरफ चले गए ना, तो 0 से 100 जाना है बॉस। कितना टाइम लगेगा? 0 से 100, एंड ऑफ डे पता चला फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर अपनी ही फील्ड में आ गए। यार यही सही है। तो इसलिए आप जो कर रहे हैं, उसी में अच्छी तरह से करें, दैट्स इट। ये मत देखें, थोड़ा पैसा ज़्यादा कमा रहा है, ना भाई, ऐसा देख के मत फील्ड चेंज करो। अपना पैशन और चॉइस देख के फील्ड चेंज करो। ऐसा तो दारू बेचने, वाइन बेचने वाला भी बहुत कमाता है, तो इसका मतलब थोड़ी वही काम करने लग जाएगी। ठीक है? चलो अब आते हैं, ये हो गया हमारा थोड़ा-सा टिप्स एंड ट्रिक्स, और ऐसे इंटरव्यू बहुत मिलेंगे, और ऐसे जॉब्स भी बहुत मिलेंगी, जहाँ पे आपको बोला जाता है। तो आपको वहाँ से थोड़ा-सा स्मार्टली, डिप्लोमैटिकली खेलना होता है। जैसे एक क्रॉस क्वेश्चनिंग करके। मेरे से बहुत लोगों ने एडीएफ के बारे में पूछा, आपको जो डेटा फैक्ट्री आता है? मैं नहीं आता। तो मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ मुझे नहीं आता है, ऐसे मत बोलो नहीं आता है, सीधे से कहो कि बेसिकली इट कम्स इन डेटा इंजीनियरिंग पार्ट। सो मेरे को डेटा इंजीनियरिंग का कुछ इतना नॉलेज है नहीं। आइडिया है, मतलब मैं बता सकता हूँ, बट मैं उस पर काम नहीं कर सकता कॉन्फिडेंटली। दिस इज नॉट माई वे। इस तरह से बोलो, इस तरह नहीं कर सकता या नहीं आता नहीं। नहीं, मेरे को नॉलेज है, बट एक्चुअली मेरा ये स्ट्रीम नहीं है, मैं इस लिए फिट नहीं हूँ डेटा इंजीनियरिंग के लिए। मेरा सारा एक्सपीरियंस, सारा जो एफर्ट है, वो डेटा एनालिस्ट एंड पावर बीआई डेवलपर एंड डेटा साइंटिस्ट इस वाले बोर्ड पर है। तो डेटा इंजीनियर को कभी मैंने टच नहीं किया है, क्योंकि फिर मुझे दोबारा से अगेन अगेन सीखना पड़ेगा सारी चीज़ें, तो अननेसेसरी पुटिंग एफर्ट ओवर देयर। तो क्यों ना हम यहीं पे प्रोफेशनलिस्ट बन जाएं और कुछ लर्न करके। पावर बीआई में अपना बहुत बड़ी, पावर बीआई में पावर बीआई अपने में ही बहुत है। वहाँ पे तो आपको अलग-अलग टूल सीख करना पड़ेगा। यहाँ पे पावर बीआई के ही बहुत सारे एसोसिएटेड है। पावर ऐप है, पावर ऑटोमेट है। पावर बीआई में ही पावर क्वेरी, डैक्स और क्या कहते हैं, एम क्वेरी में डूब जाओगे तो डूबे ही रह जाओगे। उसी में ही डुबकी लगाते रहोगे। ना इतना हल्का भी नहीं है, बट ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए, हाँ, शुरू कैसे करते हैं? चलो बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। एक शेफ़ है, उसे खाना बनाना है, ठीक है? तो उसे कोई सब्ज़ी बनानी है, कोई भी डिश बनानी है। तो मैं एक नॉर्मल वेज डिश ले लेता हूँ। कढ़ाई पनीर बनानी है। तो कढ़ाई पनीर बनाने से पहले वो क्या करेगा? सोचो, वो बनाने से पहले सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट को नोट करेगा। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? कढ़ाई चाहिए, ऑयल चाहिए, ऑयल कौन-सा चाहिए वो भी लिखा होगा, किस ब्रांड का चाहिए वो भी लिखा होगा, क्वांटिटी कितनी चाहिए वो भी लिखा होगा। समझना बात को। तो अनियन चाहिए, पोटैटो भी चाहिए, मतलब जो भी उसके अंदर इंग्रीडिएंट लगते होंगे, मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, बट एक रैंडमली बता रहा हूँ। उसके बाद उसको जो है इंग्रीडिएंट्स चाहिए, और क्या बोलते हैं उसको, और भी बहुत सारी चीज़ें, पनीर है, चीज़ वगैरह है, जो भी उसके अंदर डलता होगा, ये सारी चीज़ें उसे चाहिए। जब वो इन सबको एक जगह नोट डाउन करेगा, फिर उसके बाद वो डिसाइड करेगा इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, एंड देन और कितने लोगों के लिए बनाना है। तो सबसे पहले उसने क्या कलेक्ट किया, पहले उसने क्या नोट किया, रिक्वायरमेंट। ठीक, रिक्वायरमेंट
सबसे पहले का पोजीशन क्या होता है? पीओसी। ये कहते हैं, पीपीटी पे देखिए बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कि अब पीओसी जो है, शायद तो पीओसी नहीं देगा, लेकिन आईटी इंडस्ट्री में पीओसी चलता है। पीओसी इन द सेंस क्या होता है कि अगर आप, एक सैंपल होता है, आपने बोला कि भाई मेरे को आप आप क्या कहते हैं कि आप आए और किसी कंपनी के पास गए, बोले कि आप मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव है, डायरेक्टर, उन्होंने अप्रोच किया कि आप लोग ऑटोमेशन करते हैं, डैशबोर्ड बिल्ड करते हैं, दिस एंड दैट। तो बोलेगा ठीक है, डील हो गई है, आप एक काम करो, पीओसी बना के दो, एक सैंपल बना के दो। तो आप उनसे कुछ पूछोगे, अगेन रिक्वायरमेंट, कि ठीक है आपका डेटा क्या है, कैसे, तो वो लोग डेटा देंगे आपको, थोड़ा सा सैंपल डेटा वो लोग देंगे। उस सैंपल डेटा पे आप एक अच्छा सा डैशबोर्ड बना के दे दो। डैशबोर्ड में मेजर चीज देखिए, कलर फॉन्ट तो ठीक है, की पॉइंट्स भी बहुत बड़ा फैक्टर रखता है, कलर कलर का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, डिजाइनिंग का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, सबके अपने अपने रोल है। जैसे एक जिंदगी में, लाइफ में फादर का अलग रोल होता है, ब्रदर का अलग रोल होता है, मदर का अलग रोल होता है, इंपॉर्टेंट सब लोग हैं। ऐसा नहीं किसी का रोल ज्यादा है, किसी का कम नहीं, सबके रोल है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है और सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक का इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, दूसरे का नहीं, सबके अपने-अपने रोल है। उसी तरह यहाँ पे जब आप डैशबोर्ड डिज़ाइन करते हैं, सबके अपने-अपने रोल है। डिज़ाइनिंग का अपना रोल है, ऐसा नहीं कह सकते डिज़ाइनिंग का रोल नहीं है, डिज़ाइनिंग का अपना रोल है। और कलर कलर और ये सब खैर डिज़ाइनिंग के ही पार्ट है, उसका अपना रोल है। रिक्वायरमेंट होगी, उसका अपना रोल है। तो ये सारे सबके अपने-अपने रोल है। हम ऐसा नहीं कह सकते इसका रोल ज़्यादा है, इसका कम। तो पीओसी हम डेवलप करेंगे, पीओसी देने के बाद क्लाइंट को आपका पीओसी पसंद आएगा, जिसे कहते हैं सैंपल। लाइक आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर आपको पता होगा मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप काम करते हैं, काम उसके बारे में पता होगा, तो जब आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हो, बोलता है भाई सैंपल ला के दो एक। आपके यहाँ पे जो भी आपने मैन्युफैक्चरिंग किया सैंपल ला के दो। जब आप उसे सैंपल दोगे तो चेक करेगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक-ठाक है, हाँ परफेक्ट है। कहेगा ठीक है, इतना का ऑर्डर ले लो। अब हम आ गए ऑर्डर पे। ऑर्डर कॉल बीआरडी, बिज़नेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट क्लाइंट के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है। कई बार इसमें जो है, जब बिज़नेस रिक्वायरमेंट उनका डॉक्यूमेंट, जब वो जो भी बीआरडी उनका डेवलप हो जाता है, ये उनकी इंटरनल बिज़नेस टीम, बिज़नेस एनालिसिस बोल सकते हैं। ये लोग और भी मैनेजमेंट के लोग, जिनकी जो रिक्वायरमेंट है, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं और एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो सब बैठ के बना ही नहीं रहे होते, बनाता एक बंदा है, बट सब अपनी-अपनी अपना एक इनपुट देते हैं, भई ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो ऐसे एक इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद एक बीआरडी रेडी हो जाता है, क्योंकि मैं एक बीआरडी में इन्वॉल्व रहा हूँ क्लाइंट के साथ, वही मैं बता रहा हूँ। सब लोग अपना इनपुट दे रहे थे, मैं तो बस खाली देख रहा था, क्योंकि मेरे को वहाँ रहना था। उनके वायरफ्रेम, वो लोग वायरफ्रेम पे भी डिस्कस कर रहे थे डिजाइनिंग की, तो वहाँ पे मेरे को रहना था। तो बिज़नेस रिक्वायरमेंट था, तो वो लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे थे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक बोलता है अच्छा हम इसको ऐसे देखेंगे, तो ऐसे, तो मतलब यही सब चलता है। 2-2 3-3 एक-एक दिन, 1-1 महीने तक की कॉल ऐसी चलती है, ठीक है? अब हो गया बिज़नेस रिक्वायरमेंट, इतना समझ लीजिए। बिज़नेस रिक्वायरमेंट कैसा होता है वो भी मैं दिखाऊँगा। इसके बाद आता है खेल जैपलिन एडोबी का। ये क्या है? बिज़नेस रिक्वायरमेंट हो गया, जैपलिन एडोबी, एडोबी क्या हो गया? फिर आता है जीरा, फिर आता है डेटा फ्लो। तो मैंने अलग से एक पॉइंट रख दिया, डेटा फ्लो मैं डिस्कस करूँगा। देखिए, जो हमारे पास प्रूफ ऑफ कांसेप्ट हो चुका है, बीआरडी बिज़नेस रिक्वायरमेंट, ये मैं दिखा देता हूँ। पास पड़ा होगा कहीं पे। पड़ा नहीं होगा, मतलब मैंने एक ऐसे रैंडमली उठा लिया था, दिखाने के लिए कुछ किस तरह से होता है। माय क्वेरी डेटा कैलेंडर, माय डेटा प्रोजेक्ट, देखिए, कुछ इस तरह से होता है। देख रहे हैं आप? कुछ इस तरह से होगा। ये तो मैंने चलो ट्रांसफॉर्मेशन ये सब लिखा हुआ है, बट उसमें हर चीज़ लिखा हुआ है। बेसिकली आप यहाँ से देखिए, ये सारा का सारा देखो, सेल्स बाय रीजन, मैप, चार्ट, शोइंग सेल्स बाय कैटेगरी बाय रीजन, सेल्स बाय कैटेगरी, सब कैटेगरी, ए बार चार्ट, ट्री मैप, शोइंग सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग देंगे, उनको क्या चाहिए होता है। ये कैलकुलेशन है, सम ऑफ ऑर्डर, सम ऑफ ऑर्डर प्रॉफिट, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, डिस्काउंट, एंड देन नीचे आएँगे तो हम लोग कैलेंडर, ईयर ऑन ईयर, ग्रोथ इन सेल, ये सारा का सारा बिज़नेस बीआरडी में सब कुछ मेंशन होता है। तो मतलब समझ गए, आपको रिक्वायरमेंट कहाँ से मिलेगा? बीआरडी से मिलेगा। तो मतलब जब आप डैशबोर्ड बिल्ड करने जाएँगे, लेफ्ट हैंड पे बीआरडी होगा और राइट हैंड पे आपका डेस्कटॉप होगा, उसी बीआरडी के बेस पे आपको डैशबोर्ड बिल्ड करना है। तो अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे एज़ अ बीआरडी। मेरे पास एक सैंपल पड़ा हुआ है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे एज़ अ बीआरडी। सेम डिजाइनिंग, फ़ॉन्ट वॉन्ट सब कुछ, ये इसको हम ऐसे कंसीडर करेंगे बीआरडी, और इसी बीआरडी के बेस पे हमें सेम जो है डैशबोर्ड हम लोग बिल्ड करेंगे, ठीक। उसके बाद में मैं आता हूँ जैपलिन। यहाँ पे आते हैं, जैपलिन को यहाँ लॉगिन करते हैं। देखिए, जैपलिन एक टूल है। ये टूल सब लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं।
पहली चीज तो पेड है। तो मार्केट में ऐसा नहीं है, कंपनी है सब पैसे ही खर्च करते हैं, बहुत कंजूस कंपनी भी होती है, खर्चा वर्चा कुछ नहीं करती, सिर्फ पैसा ही कमाना चाहती है। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं। और ऐसी भी कंपनियां हैं, अगर आप पूरे प्रोसेस से उनके पास नहीं जाओगे तो वो आपको एंटरटेन भी नहीं करेंगे, आपका काम ही नहीं करेंगे। ऐसे भी बहुत बिग फोर्स हैं। ठीक है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। देखिए, जेट पे कुछ लोग वायर फ्रेम, इसी को हम वायर फ्रेम बोल देते हैं भाई। ठीक है, यही वायर फ्रेम हो गया। ठीक है, अब इसी पे हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया आपका जेपलिन का। यहाँ पे कुछ ऐसे ही बनाया होगा, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये सेम एज इट इज यहाँ पे बिल्ड किया जाता है। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आप पावर बी डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा। बट यहाँ पे क्या है, जब आप यहाँ पे आते हो, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, देखिए, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी हमें राइट साइड में मिल गई है। तो इसी की सारी प्रॉपर्टी के बेस पे हमें पावर बीआई के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है, पहली चीज। लेकिन कंडीशन ये है कि कंडीशन इन द सेंस, कोई ऐसा कंडीशन एक जैपलिन मना नहीं करता है, लेकिन हमें जैपलिन से जब हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे चीजों को कन्वर्ट करते हैं या फिर वहाँ पे हम बिल्ड करते हैं, तो 100% नहीं आता है, 90% ऐसे फ़ॉन्ट का साइज है। तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग के थ्रू आई थिंक वो बिल्ड करते हैं। मैंने तो कभी जैपलिन पे काम किया नहीं है और ना ही मैंने किसी को देखा है बिल्ड करते हुए। तो क्लाइंट ही लेके आता है, तो क्या होगा कि ये लोग अपना फ़ॉन्ट का साइज़ अपने हिसाब से रखते हैं, जो भी इनका कोडिंग की दुनिया में होता है, प्रोग्रामिंग की दुनिया में, तो वो रखेंगे तो यहाँ पे मिलता नहीं है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें क्लाइंट क्या देता है, तो हमें हम लोग अपना फ़ॉन्ट उसको दे देते हैं। भई अपनी तरफ से एक फ़ॉन्ट अप्लाई कर देते हैं कि भई ये फ़ॉन्ट हम, ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि अब प्रॉपर कि क्लाइंट की तरफ से हमें जैपलिन का फ़ॉन्ट हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और कई बार साइज़ भी हमारा एग्ज़ैक्ट नहीं होता, तो हम थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं और चल जाता है। हम बट क्लाइंट को सारा इन्फॉर्म कर देते हैं, एज़ पर Zeppelin we will not be able to like develop this dashboard, मतलब उस तरह से कमेंट डालते हैं, बट हमने ये चेंजेस, ये चीज़ों को डेवलप किया और इसके अंदर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करी है। तो उनकी टेस्टिंग टीम होती है, अच्छे क्लाइंट की टेस्टिंग टीम थर्ड पार्टी होती है टेस्टिंग टीम। जैसे मैं डेलॉयट में था तो टेस्टिंग टीम ईवाई थी, एक्सेंचर थी। तो वो लोग टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्टिंग टीम टेस्ट करेगी तो हम उनको बताएँगे, तो वो लोग बिज़नेस को बताएँगे, तो बिज़नेस कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ पे एग्री हो जाते हैं लोग, और उसके बाद में वो कर देंगे बुक कि आपका डैशबोर्ड डन हो चुका है। डैशबोर्ड मतलब आपका डिजाइनिंग ठीक है, अब आप नेक्स्ट लेवल पे चलो। तो अब हम आएँगे नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट मेथड बताता हूँ डैशबोर्ड को डिजाइन का। नेक्स्ट मेथड ये है, क्लाइंट वायरफ्रेम के साथ नहीं आया है, उसके पास कोई डिजाइन विजाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको भी अपना डैशबोर्ड कॉन्सेप्ट करना है, तो आपने समझ लो ये डैशबोर्ड बना दिया और क्लाइंट के सामने रिप्रेजेंट कर दिया, भाई मैंने ये डैशबोर्ड बनाया और मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे ही क्लाइंट, अब इसको क्लाइंट देखेगा, तो तुरंत नहीं देख के बताता, क्लाइंट को दोगे तो क्लाइंट तो 12 घंटे, 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, जो भी इसको टाइम लगता है, क्योंकि पूरी टीम, इंटरनल टीम, जो भी बिज़नेस के बंदे होते हैं, वो सभी लोग इसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद अगर वो एग्री हैं, तब तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, आपका टाइम बच गया। अगर वो एग्री नहीं है, तो फिर वो आएँगे कुछ कस्टमाइज़ेशन के लिए। कस्टमाइज़ेशन के साथ वो बोलते हैं कि यार ये जो तुमने यहाँ पे ये वाला चार्ट रखा है ना, हमें पसंद नहीं आ रहा है। इसको ना पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दो या किसी और चार्ट में कन्वर्ट कर दो, या कुछ मुझे इस तरह चाहिए, उस तरह चाहिए। तो इस तरह से वो आपको फीडबैक देंगे और उसी बेस ओ अब वो बग में कंसीडर कर लो। वो लोग जीरा पे अपडेट करते हैं। ये आ गया हमारा जीरा वाला कॉन्सेप्ट। जीरा, जीरा पे, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट को, और इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए ये है वर्क स्पेस, ये सब देख लेना, इसमें मैं सब चीज़ बता रहा हूँ। वर्क स्पेस, वर्क स्पेस 3 मेथड में काम करता है। ये जो लोकल मैंने लिखा है, गलती से लिख दिया, इसको होना चाहिए डेव, डेव वर्क स्पेस। ये होना चाहिए प्रोडक्शन, ये है यूएटी, ठीक। तो आप सबसे पहले जो पब्लिश, आप जो भी डेव डेवलपर के लिए होता है, और कुछ कंपनी में गधे होते हैं, मैं आपको रियल बताता हूँ, जो यूएटी होता है उसको डेव लिख देते हैं और जो डेव होता है उसको यूएटी कंसीडर करते हैं। मैंने ऐसो के साथ भी काम कर रखा है, ठीक है? और अच्छे खासे होते हैं। मेरी तो भाई, मेरा तो हट जाता है दिमाग, क्योंकि जो चीज़ दुनिया जैसे चला रही है वैसे चलो, उसका नाम क्यों चेंज कर रहे हो यार? अब ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप जो है स्लीपर को शूज़ बोल दोगे, शूज़ को स्लीपर बोल दोगे। सामने वाला कन्फ्यूज़ ही होगा। मैं तो 1 हफ्ते तक कन्फ्यूज़ ही था। फिर मेरे को किसी ने बताया, भाई हम इन्होंने नाम ही गलत रखा है। मैंने वाओ! तो ऐसा नहीं होता। डेव्स मतलब डेवलपर, डेवलपर मतलब जो पावर बीआई का डैशबोर्ड डेवलप कर रहा है उसके लिए है। वो इसलिए होता है ताकि हम कुछ भी डेवलप करके हम वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, हम देख सकते हैं हमारा डैशबोर्ड दिख कैसे रहा है। कुछ चीज़ें हम डेस्कटॉप पे चेंज करते हैं तो वहाँ पे हम चेंज तो कर देते हैं, बट हमें वो मतलब दिख नहीं सकता, मतलब हमें चेंज करने के बाद भी हमें वही दिखता है। तो हम उसको जब यहाँ पे पब्लिश करेंगे रिपोर्ट को, क्या नाम है अपना, पावर बीआई सर्विसेज़ पे, तब जा कर के वो हमें यहाँ पे दिखता है कि हाँ, वो इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं। तो डेवलपर के लिए होता है, या कुछ ऐसे फाइल हम लोग हम लोग रिसर्च पर्पज़ से बना के डाल देते हैं, तो हम लोग वेब पे ही रखते हैं, वो हमारे लिए होता है।
उसके बाद में जैसे हमने ये डैशबोर्ड यहाँ पे पब्लिश किया हुआ है, इसके बाद में क्या होगा, अब इस डैशबोर्ड को मैंने क्या बताया कि इस डैशबोर्ड को हमने अपनी तरफ से बिल्ड किया है, क्लाइंट का कोई वायर फ्रेम नहीं है और ये क्लाइंट ने भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करने के बाद यूएटी पे डालेंगे। तो यूएटी और यूएटी पे और तुम्हारा ये क्या कहते हैं, डेव, यूएटी और डेव दोनों पे कंट्रोल हमारा होता है एज ए डेवलपर का। बट प्रोडक्शन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हमारा कंट्रोल होता है प्रोडक्शन पे भी है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, एडमिन का हमें एक्सेस मिलता है और कुछ लोग नहीं भी देते हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। वो भी बताऊंगा एडमिन एक्सेस क्या होता है। लेकिन ईबीटी और डेव का होता है, तो हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, फाइल को अपलोड कर सकते हैं, फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, फाइल को एडिट कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्शन पे ये सब करना एक क्राइम है। तो पहला मेजर पॉइंट जो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी रिपोर्ट प्रोडक्शन पे पब्लिश करते हैं, पहली चीज उसका एक प्रोसेस होना चाहिए, उसका बैकअप अपने पास रखो। और उसके बाद में क्या है, उसका इंसिडेंट भी बताऊंगा क्यों, उसका बैकअप अपने पास रखो और उसके बाद वहां पे प्रोडक्शन करो। पहले प्रोडक्शन से उठाओ, बैकअप करो, बैकअप करने के बाद वहां पे पब्लिश करो। सिंपल सा रूल है। एक एक चीज बताऊंगा, एक एक बारीकी से चीजों को बताऊंगा। जब आप यहाँ पे पब्लिश करेंगे, तो पब्लिश करने के बाद में आपका रोल बस यहीं तक का खत्म। अब रोल है क्लाइंट का, क्लाइंट उसको वैलिडेट करेगा, वेरीफाई करेगा। इसके बाद एक कंफर्मेशन मेल डालेगा, अगर उसको लगता है जो भी चेंजेस हमने किए हैं सब कुछ परफेक्ट है, मेल डालेगा, प्रोडक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट, खत्म। अब जाओ गंगा नहा लो, काम खत्म। लेकिन अब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ चेंजेस क्लाइंट ने बीआरडी में मेंशन किया, आपने भी इम्प्लीमेंट करना मतलब भूल गए। और उसके बाद में जो टेस्टिंग टीम है उन्होंने भी उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो भी भूल गए। उस कंडीशन में क्या करना होगा, और हमने प्रोडक्शन पे भी पब्लिश कर दिया। अब वहाँ पे जब फाइनल टेस्टिंग हुई, क्लाइंट ने या बिज़नेस, वहाँ पे तो बहुत लोग देखते हैं। कहते हैं ना, अभी जैसे डैशबोर्ड आपने डेवलप किया तो आप देखोगे तो आपको गलतियाँ कम दिखेंगी। दूसरा देखेगा तो 36 गलतियाँ निकाल देगा वो। हर बंदे की अलग-अलग आईज़ होती है ना, मतलब अलग-अलग आईज़ मतलब दिख जाता है। आप इस पे बार-बार देख रहे हो। कि कहते हैं कि प्रोसेस माइंड कर लो या फिर कह दो किसी चीज़ को हम बार-बार देखते हो तो कुछ ऐसे कैसे इम्पैक्ट हो। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो उसके बाद क्या है, वहाँ पे दिख जाएगी। तो क्लाइंट उस कमियों को लेकर के क्या बोलेगा क्लाइंट, कि अब जो आपने ये यहाँ पे ये चीज़ मैंने बीआरडी में मेंशन किया है, लेकिन आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। उस कंडीशन में हम लोग फिर वही प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस क्या होगा, हम सबसे पहले लोकल डैशबोर्ड को अपने डेस्कटॉप पे बिल्ड करेंगे, लोकल में पब्लिश करेंगे, अपने डेव पे चेक करेंगे। उसके बाद सब कुछ परफेक्ट होने के बाद वहाँ से डाउनलोड करके सिस्टम में लाके फिर यूएटी पे डाउनलोड करेंगे। यूएटी पे डाउनलोड करने के बाद वो फिर टेस्टिंग करेंगे और वो फिर टेस्टिंग करेंगे तो फिर हम प्रोडक्शन पे डालेंगे। और जैसे ही हमारा प्रोडक्शन पे जाएगा, उसके बाद वो फाइनल कॉल देंगे कि हाँ हमारा ठीक हो गया। ये तो वो कंडीशन है जो बीआरडी में मेंशन है, उसके बाद हमने किया। लेकिन क्लाइंट बोलता है कि नहीं, हमारा माइंड चेंज हुआ है, अब हमें कुछ और इसके अंदर कस्टमाइजेशन कराना है, कुछ एडिशन कराना है, जो कि बीआरडी में मेंशन नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें क्लाइंट पूरा का पूरा अपना कॉन्सेप्ट देगा, पूरा सब कुछ एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट रेडी करके हमें देगा, ये था और हमने एक नया हमें नई रिक्वायरमेंट है, एज़ ए न्यू रिक्वायरमेंट कंसीडर किया जाएगा। और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, अपने हम उसको एक एस्टिमेट टाइम देंगे और एक अलग से उसके लिए टाइम निकाला जाएगा और उसकी एक अलग कॉस्ट भी होगी, और हम उसके बाद क्लाइंट को वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये है कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइक प्रोजेक्ट का एक कोर कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीज़ें करता कौन है? अब मैं आता हूँ, उस पे मैं बाद में आऊँगा, पहले ये चीज़ें समझा देता हूँ। इसके बाद में क्या होगा, ये तो सारा हो गया, लेकिन ये होता क्या है? आपने जैसे यूनिटी पे पब्लिश किया, आपके डैशबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई। मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस आपका फ़ॉन्ट साइज़ नहीं है। जैसे अब यहाँ पे देखो हल्का-सा, आप देखो ये मुझे क्लाइंट ने टोका भी था। मतलब ये इस वाले क्लाइंट ने नहीं, जहाँ एक बार बहुत पहले बिल्ड किया था। ये देखो हल्का-सा यहाँ पे गैप दिख रहा है, ये हल्का-सा, ये मत सोचना हल्का-सा है, क्लाइंट के लिए बहुत बड़ा है। ये देखो हल्का-सा दिख रहा है ना, अभी नहीं दिख रहा है, जैसे इसको मैं हाँ, देखो हल्का ऊपर करता हूँ, देखो अब यहाँ पे हल्का-सा दिख रहा है गैप। ये हल्का-सा ऐसा लग रहा है, ये वाली इसके आउटर लाइन इसके ऊपर ओवरराइड कर रही है, ये थोड़ा-सा गैप बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इन सब का हमें ध्यान देना है। ये ऐसा नहीं कि हल्का-सा है, ये इसके लिए भी अब ये प्रॉब्लम आ गई, तो बंदा क्या करेगा, जो टेस्टिंग टीम है, वो इसका स्क्रीनशॉट लेगा, इसको हाइलाइट करेगा और जीरा पे अपडेट कर देगा। अब मेरे को जीरा का तो एक्सेस है नहीं, बता देता, नहीं तो जीरा कैसे यूज़ करते हैं। तो जीरा पे ये अपडेट कर देगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको फिक्स करने के बाद जैसे उसने किया ना, वैसे आप स्क्रीनशॉट लोगे और वहाँ पे पेस्ट करोगे या अटैच करोगे और मेंशन कर दोगे प्रॉब्लम रिज़ॉल्व है। और उसके बाद वहीं पे ऑप्शन होता है, असाइन कर दोगे, जिस बंदे ने आपको भेजा था, आप उसको असाइन कर सकते हैं। वहाँ पे 4-5 बंदे या 2 बंदे जो भी दिए जाते, जो भी अपॉइंट किए जाते, लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, आप उनमें से किसी को असाइन कर दोगे, वो बंदा उसको चेक करेगा एंड देन वो वैलिडेट कर देगा, हाँ, ओके है,
अब इस पे काम करता हूँ। ये है जीरा का काम। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया हुआ है, एडोबी। अब हम आते हैं यहाँ पे मेरे डाउनलोड में मेरे पास होना चाहिए एक पीडीएफ। धीरज मिश्रा का पीडीएफ है क्या है? तो ये तो मेरी सीवी है यार, सीवी क्यों दिखा रहा हूँ मैं? ये है मेरा डेफिनेटिव गाइड, पीबीआई थीम, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। जर्नल ऑर्डर डेटा प्रोजेक्ट और वे रिपोर्ट पीबीएक्स फाइल, यहाँ पे आते हैं, जरा सर्च करते हैं डॉट पीडीएफ, ग्लोबल स्टोरेज एनालिसिस पीडीएफ। अब एडोबी का क्या सीन है, एडोबी के वेबसाइट पे कुछ इस तरह से बना हुआ इमेज, इमेज है पीडीएफ। बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उनके भी एडवांस है, हो सकता है नया आ गया जेपलिन की तरह, बट अभी मैं बता, जब इस पे आप क्लिक करोगे ना कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है? प्रॉपर्टीज कुछ दिखेगा नहीं, बस ये दिखेगा ये डैशबोर्ड आपको बनाना है और आपको कलर पता नहीं है। तो मैं बताऊंगा ये सब कैसे कलरिंग की जाती है। तो कलर भी पता नहीं है, फ़ॉन्ट भी पता नहीं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको डिजाइन तो यही उठाना है, बट कलर फ़ॉन्ट ये सब बीआरडी में या एक लोग डॉक्यूमेंट देंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। इसके बाद में एक और चीज़ होती है, इसे बोलते हैं एफएस, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। कुछ लोग एक्सेल में देते हैं, कुछ लोग पावर बीआई पे ही सर्विसेज पे ही बना के दे देते हैं पेज। तो डिपेंड करता है उनके, वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं। फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, जिस जिस कॉलम को यूज करना है, जिस जिस कॉलम के ऊपर आपको अपना लॉजिक बिल्ड करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि आपको कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, क्वांटिटी मल्टीपल बाय प्राइस, या फिर आपको कोई सब्सट्रैक्ट करना है, इस तरह की जो भी कैलकुलेशन होती है सारा का सारा उस फंक्शनल स्पेसिफिकेशन पे लिखा होता है। तो वहाँ पे आप उसको जो है देख सकते हैं, उसकी हेल्प से ही आपको लॉजिक बिल्ड करना है अपना डेक्स का। ठीक, जो कि मेरे इस वाले मैंने जो भी दिखाया था यहाँ पे, कहाँ गया, एक पेज दिखाया था मैंने, पीडीए नहीं, ये रहा, ऑर्डर डेटा प्रोजेक्ट डिटेल। तो यहाँ पे जैसे कुछ कैलकुलेशन है, ठीक है? इस कैलकुलेशन में यहाँ पे ये सारा का सारा इस तरह की जो कैलकुलेशन होती है वहाँ पे दिया होता है, बट ऐसे नहीं है तो पूरा का पूरा दिया वैसे सम ऑर्डर क्वांटिटी इस तरह से नहीं होता है। वो लोग मतलब बता देंगे कि मुझे टोटल सेम चाहिए, टोटल प्रॉफिट चाहिए, तो ये सारा का सारा वो लोग आपको बता देंगे, उसके बेस पे बिल्ड। अब हम बात करते हैं पावर BI डेवलपर का रोल, ठीक है? मैंने क्या-क्या पॉइंट यहाँ पे कवर किया, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, पीओसी, बीआरडी, जेपलिन, जीरा भी बता दिया, डेटा फ्लो। डेटा फ्लो यार कुछ नहीं है, प्रोसेस है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसके ऊपर उसको हम अपना रिपोर्टिंग व्यू पे लेके आते हैं या फिर लोड करते हैं, देन उसके बाद उस पे हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो सारा प्रोसेस है ना, ये फ्लो है, इसी को हम डेटा फ्लो बोलते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं, इंटरव्यू में कुछ लोग पूछ लेते हैं, बट स्टूपिड क्वेश्चन है यार। देखो डेटा फ्लो फ्लो और क्या कहते हैं, प्रो एंड प्रीमियम का वो क्या है, क्या कहते हैं, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, ये सब एक स्टूपिड क्वेश्चन है। अगर इसको कोई पूछता भी है ना तो मतलब कोई मतलब नहीं है, ये फालतू क्वेश्चन है। क्योंकि ये सब इसमें इतना एक होता है, इसमें कोई टेक्निकलिटी, इतना ज़्यादा कोई टेक्निकलिटी नहीं है। बस डिफरेंस है जो कि लिखा हुआ है, जो कि कोई याद नहीं करके बैठा हुआ है, ठीक है? तो मेजर 4-5 पॉइंट याद कर लेते हैं, बता देते हैं बंदे। अगर इंटरव्यूअर खुश हो गया, ठीक है? नहीं तो इंटरव्यू बोलेगा यार तुमको ये नहीं आता। वो यही बोल देगा कि तुमको ये नहीं आता, जबकि एकदम स्टूपिड। मैं तो कहता हूँ जो पूछता है वही स्टूपिड होता है। सीधा सा फालतू क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। मतलब एक ओवरव्यू ले लो कि आप, क्योंकि देखो जो पावर BI डेस्कटॉप पे काम करता है उसे पावर BI प्रीमियम प्रो नहीं पता होगा। वो पावर रिपोर्ट कहाँ भेजेगा? आसमान में। लॉजिक देखो ना बंदे का क्वेश्चन। एक होता है ना कि जब अगर पावर BI सर्विसेज के बगैर पावर BI डेस्कटॉप कुछ है ही नहीं। हाँ, पावर ऐप पूछ लो, क्योंकि अलग है, एक अलग एप्लीकेशन है। अगले को आता है नहीं, अगर वो भी पूछो तब आपकी रिक्वायरमेंट ये नहीं कि आपने आपने तो हायर कर लिया जिसको आता है जहाज चलाना, आप उसे चलवा रहे हो अपने घर में 800। आजकल ऐसा भी होता है। हायर तो ऐसे करते हैं बंदे, भैया वो आगे पूरी कंपनी सँभाल लेगा, वो पूरी इंजीनियरिंग कर देगा आकर के, बस छोटा-मोटा आईटी का बंदा चाहिए। उसको एडीएफ भी आना चाहिए, पावर बीआई भी आना चाहिए, सीक्वल पे। अबे भाई काम किस पे करवाएगा? कन्फ्यूज़ तू है, एम्प्लॉयी को भी कन्फ्यूज़ रखेगा। तुम्हें जाना है किसी पर्टिकुलर काम से, बाज़ार से सामान लेने के लिए, तो पूरी बाज़ार घूमोगे क्या? ये सामान लो अपने घर आओ, मिल भी जाएगा। उसी में जितनी मर्ज़ी स्पेशलिटी ढूँढ लो। तो मतलब एक अपना-अपना, ये देखो ये अपना-अपना विचार है, एक अपना-अपना थॉट है, बट मैं इसको इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं रहता हूँ, ठीक है? चलो ये हो गया हमारा, सब कुछ यहाँ पे कवर हो गया, इसमें कुछ भी डाउट है नहीं। अब बात करते हैं
पावर बी डेवलपर। देखो पावर बी डेवलपर दो तीन टाइप के होते हैं। दो तीन टाइप मतलब एक इनिशियल लेवल जो अपने करियर को स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी कोई मेरी वीडियो अगर देखेगा, अगर उसका अच्छी तरह से देखा हो करियर बन गया तो अच्छी बात है। और दूसरा होता है कि एक बंदा जो है करियर स्टार्ट करने के बाद वो एक्सपीरियंस मिड लेवल पे चला जाता है, और एक होता है मतलब पीक पर होता है। पीक इन द सेंस एक्सपीरियंस होता है, उसको नॉलेज होता है। तो जो भी मैंने बीआरडी क्लाइंट से कोऑर्डिनेशन, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, और जैसे मैंने बताया मेरा वायर फ्रेम बिल्ड हो रहा था तो मैं वहां पे भी अवेलेबल था। ये सारी चीजें जो है ना, एक सीनियर कंसल्टेंट बोल लो या फिर कह दो लीड इंजीनियर बोल दो या फिर कह दो लीड बोल दो या प्रोजेक्ट जो लीड करता है उनको बोल दो, मतलब जो भी सीनियर लेवल का बंदा होता है उसको वहां पे इंगेज किया जाता है। सीनियर लेवल के बंदे में भी जो कम्युनिकेशन सबको आता है, या ऐसा नहीं किसी को बोलना नहीं आता, कम्युनिकेशन स्किल सबकी अच्छी होती है। बट फर्क इतना है कि कुछ लोग क्लाइंट के सामने बोलने में फ्रैंक होते हैं और कुछ लोग नहीं बोलते और डरते हैं। डरते इसलिए पहले उनको अपॉर्चुनिटी दी नहीं होती है, और कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ किया है तो मैं डिस्कस करूँगा अपने प्रोजेक्ट्स में। अभी तो मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, तो हम धीरे-धीरे इन चीज़ों को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे क्लाइ टीम को कैसे आगे पुश किया जाता है। तो और कुछ लोग नहीं करते हैं, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, आपको पुश ही नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें होता है कि मतलब डिपेंड करता है कि आपको मैनेजर कैसे मिला है और कैसे, मतलब मीम्स तो देखते ही मैनेजर का शॉर्ट्स वगैरह पे तो आते ही रहते हैं। वो गलत नहीं है, कहीं न कहीं सच्चाई है तभी वो, बट सब ऐसे नहीं होते। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पे। तो सीनियर कंसल्टेंट का काम होता है बिज़नेस से डिस्कस करना, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना। और बिज़नेस की टीम से क्या होता है, सभी लोग एंगेज नहीं होते। एक बिज़नेस एनालिस्ट का बंदा दे दिया जाता है जिसको बिज़नेस का उस बिज़नेस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कोर नॉलेज होता है, और देन उसके बाद जो है वो आपको बताता है, और आप चीज़ों को नोट डाउन करते हो, अपनी टीम में बात करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हो। अब मैं आता हूँ मेजर पॉइंट पे। मेजर पॉइंट इन द सेंस, बीआरडी मिल गया है, सब कुछ मिल गया, एस्टिमेट कैसे दोगे? एस्टिमेशन देने का दो होता है। देखिए किसी भी टीम में दो तीन तरह की चीज होती है, एक डेमोक्रेसी होती है, एक होता है डिक्टेटरशिप। मैं आपको बताता हूँ, ये मैनेजमेंट लेवल की बात हो। देखो पहली चीज, जब प्रोजेक्ट की बात हो ना, समझ जाना टेम्पोररी। प्रोजेक्ट मतलब टेम्पोररी, इसका स्टार्ट भी है एंड भी है। ठीक, यहाँ पे कर देते हैं एंड। ठीक, ये स्टार्ट और ये एंड। अब हम लोग क्या करते हैं, ये है मेरा प्रोजेक्ट, स्टार्ट एंड। कुछ चीजें होते हैं स्टार्ट होते हैं एंड, एचआर डिपार्टमेंट स्टार्ट एंड ही नहीं है। नौकरी छोड़ के जाएगा लगभग, डिपार्टमेंट नहीं एंड होता। प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट ही खत्म, वो बंदे ही साइड हो जाते हैं, सारे सारे जितने भी उस प्रोजेक्ट में रहते हैं। आईटी डिपार्टमेंट, जो आईटी मतलब वो वाले जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो सिस्टम वगैरह ठीक वो करते हो लोग, वो लोग क्या करते हैं, स्टार्ट एंड ही नहीं है। वो डिपार्टमेंट या कंपनी बंद हो जाए, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बंद हो जाए तभी। बट प्रोजेक्ट का टाइम होता है, आज स्टार्ट हुआ 6 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा, खत्म, उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट हमें देखा जाएगा। तो मतलब स्टार्ट एंड एंड, टेम्पोररी, ये परमानेंट नहीं है पहली चीज। अब आपको बीआरडी तो मिल गई है, आपको ये बीआरडी इन्होंने दे दिया है, ये जो बीआरडी है आपको मिल गई है। अब क्या करना है, बीआरडी में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आपको बताना है कि भैया हमें ये डैशबोर्ड बनाना कितने दिन में। फॉर एग्जांपल ये डैशबोर्ड है, ये पूरा डैशबोर्ड बन गया है, ऑलरेडी बना हुआ है, समझ लो बीआरडी में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अब कितने दिन में आपको बनाना है, आप क्या बोलोगे, 4 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में? ऐसे नहीं होता है। आप उनको बोलोगे कि हमें 1 महीने में, 1 महीना का, 1 मंथ का टाइम लगेगा इसको बनाने में। तो भाई 1 मंथ का तो टाइम लगेगा, लेकिन इस 1 मंथ में ऐसा नहीं कि आपने 1 मंथ टाइम बोल दिया, ये स्टार्ट है, अब आपने यहाँ बोल दिया तो यहाँ बीच में क्लाइंट सोया रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अब मंथ एंड पे आके बोलेगा, तब आप बोलोगे ओहो कुछ प्रॉब्लम आ गई है, 2 दिन एक्सटेंड कर दो। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे चलेगा नहीं। ये होगा स्प्लिट, स्प्लिट होगा ये। स्प्लिट कैसे होगा, स्प्लिट किया जाएगा, टेम्पलेट, टेम्पलेट डिजाइनिंग। टेम्पलेट डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है कि जो ये टेम्पलेट, इसे हम टेम्पलेट बोल देते हैं, ठीक है। इसको कितने दिन में डेवलप करोगे, ये हम आपस में, अभी बीआरडी मिल गया, अब हमारी टीम डिस्कस करेगी। डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप बोला, फॉर एग्जांपल मैं एज ए सीनियर कंसल्टेंट काम करता हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, या एज ए मैनेजर मेरे पास आता है कि धीरज ये, मेरे पास मैनेजर ही आएगा, क्लाइंट तो डायरेक्टली आएगा नहीं, या फिर कई बार क्लाइंट भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि मतलब कि मेरा रोल क्या है और मेरा इंटरेक्शन क्या है, मैं टीम में कितने दिन पुराना हूँ। अभी आज ही ज्वाइन किया तो आज ही मुझे क्लाइंट के सामने नहीं रिप्रेजेंट कर देंगे। उस कंडीशन में कोई भी मेरे से कनेक्ट कर सकता है, मैं किसी भी एन नंबर ऑफ पर्सन को भी कंसीडर कर सकता हूँ, कोई भी मेरे से कनेक्ट करेगा कि भाई ये रहा आपका पीआरडी, तो यार इसको प्लान करते हैं। तो मैनेजर क्या करे, यार प्लान करते हैं, इसको एस्टिमेट देना है क्लाइंट को, ठीक। तो मैं, मैनेजर और टीम मेंबर सब लोग कॉल पे जाएंगे। इसे कहते हैं डेमोक्रेसी, टीम बिल्डिंग, टीम वर्क, इसे ही बोलते हैं।
टेम्पलेट का हमने डिसाइड किया डिजाइन 2 दिन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसी टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ, 2 टेम्पलेट है 2 दिन। इसके बाद होता है लो, मीडियम, हाई। देखो किसी भी काम को करने का बहुत सारा तरीका है, बट मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कल को कोई मेरी वीडियो पे आए कमेंट करे नहीं हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। हर जगह अलग अलग होता है, सब जगह सेम नहीं होता है, और मैंने तो सेम पाया ही नहीं है। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। लो मीडियम हाई। लो मीडियम हाई का मतलब क्या, 2 दिन आपने टेम्पलेट लिया तो फिर आप डेक्स कितने दिन में लिखोगे, डेक्स क्वेरी भी तो लिखनी है। तो आपने बोल दिया लो, लो रिस्क। ठीक है, लो रिस्क वाले मतलब जो जल्दी से हो जाए, सम एक्स, और कुछ नॉर्मल फिल्टर विल्टर वाले हैं, तो हम उसको कर देते हैं भाई, हम इसको लेंगे, इसको बिल्ड करने में हमें लगेगा 2 दिन। ठीक। फिर मीडियम है, मीडियम में जैसे किसी में कुछ थोड़ा सा ट्रिकी है, कैलकुलेशन थोड़ा सा टेढ़ा है, टाइम लगेगा, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, हम उसको हमने कर दिया भाई, हम इसको लेंगे 3 दिन। इसके बाद हाई रिस्क। हाई रिस्क में जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया था, एक स्लाइसर था, स्लाइसर के अंदर जो है हायरार्की ऐड करनी थी, ईयर मंथ एंड डेट, एंड देन व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सेलेक्ट क्वार्टर, तो लास्ट 3 मंथ दैट वुड शुड बी सिलेक्टेड। तो इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार एक मेरे करंट ट्रिप में था, क्रॉस ड्रिल थ्रो मांग लिया था, क्रॉस ड्रिल थ्रो मांग लिया था। क्रॉस ड्रिल थ्रो हम बात करेंगे कैसे बिल्ड किया जाता है। उन्होंने मांग लिया था, तो इस तरह से उन्होंने मतलब मांग लिया, वो भी मैंने कभी किया नहीं था। मतलब कभी किया इन द सेंस, पावर बीआई अपने बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, कभी रिक्वायरमेंट आया नहीं तो कभी किया नहीं। क्लाइंट ने मांगा तो हमने उस पे काम करना स्टार्ट किया, हमने इम्प्लीमेंट किया, हमने क्लाइंट को दे दिया। तो कुछ इस तरह का रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको देते हैं 4 डे। तो हमें कितना लगेगा टोटल डे, 11 दिन में भाई ये डैशबोर्ड बिल्ड होगा। ठीक। अब क्या होगा, 11 दिन में तो होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरी टीम है, तो सभी सारी टीम इनपुट देती है। डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे टीम वर्क की बात है। वरना मैनेजर क्या करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास लेके आएगा मेरे पास, धीरज ये मैंने डिसाइड किया है, इसको बिल्ड करना है, ये रहा डे। अच्छा, मैं थोड़ा देखूंगा, सर ये थोड़ा टाइम ज़्यादा मतलब कम लग रहा है, और टीम में मेरी टीम में जो बंदे हैं, वो बंदे भी कम है, मैन पावर भी तो देखना है मुझे। 2 दिन बोल तो दिया, पता चला मेरे पास एक ही बंदा है, 2 दिन तो फिर वो पूरा लेगा। तो सर मेरे पास मैन पावर भी कम है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता यार, टाइम नहीं यार, क्लाइंट को जल्दी चाहिए, वो छाती पे नाच जाएगा, मेरे सर पे खड़ा रहेगा। ठीक है, तो उसे सुनना तो है नहीं। देखो उसे सुनना नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे काम कराना है, उसे लगता है यही एक प्रोसेस है काम कराने का। और मुझे क्या लगता है कि हमें 9-10 घंटे काम करना है अपने टीम के साथ में, क्योंकि कल भी तो काम करना है भाई, आज ही थोड़ी काम करना है, कल भी काम करना है। तो मुझे अपनी टीम को भी मैन पावर भी देखना है, मेरे मैन पावर्स क्या है, कोई छुट्टी पे है नहीं है। आपने आज प्रोजेक्ट ले लिया, पता चला मेरे बंदे 3 बंदे छुट्टी पे हैं, 2 बंदे, और बंदे ही टोटल 4 हैं। तो मैं सबको 12 घंटे उन 2 बंदों का काम थोड़ी ना बांटूंगा, 12-12 घंटे, भाई मुझे ये भी तो देखना होगा। तो मैं उसी हिसाब से मैं इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करूंगा ना। फिर मैं अपने लिस्ट में ये भी देखूंगा, छुट्टी पर से कल कौन आ रहा है, परसों कौन आ रहा है, आ ही रहा है, मतलब पूरे वीक कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 ही बंदे हैं। ऑब्वियसली मैं अपने आप को वहाँ पे एंगेज करूँगा, लेकिन फिर भी मेरी प्रोडक्टिविटी रहेगी, फिर भी मेरा इम्पोर्टेंस इतना नहीं रह पाएगा, मेरा इन्वॉल्वमेंट और भी सारी चीज़ें होती हैं, कॉल्स होती हैं, बहुत दिन भर बहुत सारे काम्स होते हैं। मतलब मेल-वेल रिस्पॉन्ड करना है, फिर कुछ लोगों का बग्स देखना, पता चला मैं काम कर रहा हूँ, मेरी टीम के बंदा एक प्रॉब्लम लेके आ रहा है, देखना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। अब मैं अपना काम करूँ छोड़ के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है, तो इन सबको मैनेज करना होता है, ठीक है? तो फिर मुझे वहाँ पे एक रोल चलता है कि मेरे को दूसरी टीम से बंदे को अगर मैंने सपोर्ट किया हुआ है, एक अच्छा बॉन्डिंग है, तो मैं वहाँ से टीम बंदे, वहाँ से कोई बंदा पुल करूँगा, भाई ये प्रॉब्लम है ज़रा देखना, तो मैं भी गूगल करूँगा। मतलब यही एक प्रोसेस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, पहले हम गूगल करते हैं, और जो बंदा आएगा उसको भी बोलूँगा भाई गूगल कर ले थोड़ा सा, चैट जीपीटी पे हाथ वाथ मार ले, जब बोला नहीं सब ट्राई किया नहीं हुआ, अब क्या उसको भगा थोड़ी ना दूंगा। ये सब स्टूपिड जो कंपनी होती है ना, फुद्दू मैनेजर और स्टूपिड कंपनी लोग, वो लोग करते हैं, जो मैंने बोला ना, बहुत तरीके से। फिर प्रॉब्लम तो बहुत लोग होते हैं जिनको सॉल्व नहीं होती, इसको भगा से नहीं, फिर उसके बाद और बंदे इन्वॉल्व होते हैं, फिर उसको प्रॉब्लम को फिक्स किया जाता है, देन उसके बाद उसको बताया ले पकड़ भाई कर ले। कई बार बंदा एक्सपीरियंस नहीं है, नया बंदा है, तो हम उसको क्या, नया बंदा है तो उसको मैं हाई रिस्क वाला थोड़ी दे दूंगा उठा करके, उसने प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं किया है, तो उसको मैं यहीं से उठाऊंगा ना, टेम्पलेट बना भाई, लो रिस्क वाले डैक्स लिख, गूगल गूगल कर ले नहीं आता तो, उसके बाद मीडियम पे जा, देन हाई पे जा, यही प्रोसेस है। यहाँ से थोड़ी ना उसको नीचे लेके आऊँगा, डायरेक्टली यही कोई एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो उसमें से दे दूँगा भाई ये कर लेगा, हाँ कर लेगा, तो टीम में ही बात किया जाए, तो कुछ इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो चलो कंक्लूजन पे आते हैं, ये हो गया मेरा पूरा का पूरा डेटा, ये हमने डिसाइड किया, तो मैनेजर इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप।
मैनेजर अगर खुद डिसाइड करके आ रहा है और मुझे बोल रहा है कि भाई ये करना है, वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो इसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। बट यहाँ पे पूरी टीम इन्वॉल्व है, मैं इन्वॉल्व हूँ, मेरी टीम के बंदे इन्वॉल्व हैं, मेरा मैनेजर इन्वॉल्व है। तो सब लोग इसमें अपना एफर्ट, अपना इनपुट देते हैं कि भाई मेरे को ये, हाँ, ये डैशबोर्ड हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, जो भी टाइम देगा। फिर उसके बाद हम लोग इस पूरे डैशबोर्ड को देखने के बाद 11 बंदे हैं, फिर हम इसको और ऑप्टिमाइज करते हैं कि कितना कम टाइम में और कितनी अच्छी क्वालिटी दे सके। बहुत सारी चीज़ें थी, फिर हम इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे, फिर हम क्लाइंट के सामने पेश करते हैं, भाई हमने फाइनल डिसीजन लिया है, 10 दिन में डैशबोर्ड बन जाएगा। फिर क्लाइंट सोचेगा अच्छा 10 दिन में बन जाएगा, थोड़ा और कम करो, कोशिश कर सकते हैं, देन अगेन डिप्लोमेसी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं नहीं होगा, नहीं, अगेन डिप्लोमेसी। फिर काम करने कर देखो, कम्युनिकेशन का वे होता है, वो भी बताऊंगा। अगेन डिप्लोमेसी। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं, बट 10 दिन का एस्टिमेशन है, हम लोगों ने पूरी टीम ने डिस्कस किया है, काफ़ी इस पे हमने टाइम स्पेंड किया है, अच्छी खासी मीटिंग की, एक-एक बंदे से इनपुट लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिविजुअली यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिसाइड किया। तो 10 दिन का एक्चुअली 11 दिन का बन रहा था, बट हमने फिर भी 1 दिन का ऑप्टिमाइज़ किया है। तो वही हो सका, कहीं से स्कोप दिख नहीं रहा था। फिर वो बोलेगा कहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम बोल देंगे यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है। हाई रिस्क पे हमारा थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, क्योंकि हमने इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा अंडरस्टैंड किया, थोड़ा समझा, तो देखा कि इस पे थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। क्लाइंट ने कहा अच्छा क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये है। तो क्लाइंट भी अपनी तरफ से, उनकी भी टीम होती है, वो लोग एनालाइज़ करते हैं, तो वो लोग देखेंगे, तब क्लाइंट चलो फाइनल मिड कंक्लूजन पे आता है 8 दिन। 8 दिन हो गया, नहीं डेवलप हुआ, हमने 10 दिन ऑलरेडी बोला था, एक्सटेंड हो जाएगा ये, आगे 10 दिन। बट टारगेट हमारा 8 दिन का होता है। अब इस 8 दिन के प्रोजेक्ट में डेली कॉल्स होती हैं। अब रोल आएगा फिर अगेन सीनियर कंसल्टेंट और सीनियर का। डेली कॉल्स होती हैं, तो आपने डिसाइड किया हम टेम्पलेट में बनाएँगे। हम आपने डिसाइड किया आज के दिन मैं टेम्पलेट बनाऊँगा, तो आपने टेम्पलेट बनाया, आज की मॉर्निंग कॉल हुई या इवनिंग कॉल हुई, जो भी कॉल थी, आपने कॉल पे गए, कॉल पे आपको डैशबोर्ड नहीं दिखाना होता है, ठीक है? आपको ये बताना होता है, आप नहीं बोलते हैं, आपका टीम लीडर मतलब जो भी सीनियर पर्सन होता है, मैनेजर हो या सीनियर कंसल्टेंट हो, जो भी अपॉइंटेड पर्सन होता है, उसके पास एक एक्सेल शीट होती है, उसके अंदर पूरा ट्रैकर होता है। ये हमारा टास्क था, ये हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है और अभी ये यूएटी पे पब्लिश्ड है, अवेलेबल है। तो आप लोग उसको चेक कर सकते हो। तो कुछ लोग होते हैं तुरंत ही वहीं पे चेक करने लग जाते हैं कि हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे भी वो है भाई, ठीक है? वो वहीं पे चेक करने लग जाएँगे। अच्छा हाँ, पब्लिश हो चुका है। ठीक है, हम लोग इसको टेस्टिंग करके आपको शाम तक का या कल तक का फीडबैक देते हैं। तो जब तक फीडबैक देगा तब तक आप जो है सेकंड वाली शीट पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ये डैशबोर्ड बनाते हैं। ठीक है, बताऊँगा कैसे डिज़ाइन किया था। आप इस पे बनाते हैं। जब तक आप इस पे बनाते हैं तब तक पहले वाले से आपके पास कुछ बग आ गए। शीट 1 से कुछ बग आ गया। अब जब शीट 1 से बग आया, सेकंड भी आपको भी काम करना है, तो बग पे भी हमें ही काम करना होता है, हम बग पे भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैं बताऊँगा बग्स को कैसे रिड्यूस किया जाता है, कम से कम बग्स लाए जाते हैं, तो वो भी हम बताएँगे, मैं भी बताऊँगा। ठीक है, तो बग्स भी ठीक करना है, सेकंड पेज को भी ठीक करना है। सेकंड डे हमने किया, सेकंड डे यही कॉल हुई, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड डे भी हमारा यही कॉल रहा। फिर हमने सेकंड पेज को डिप्लॉय कर दिया और इतने बग्स हमारे फिक्स हो चुके हैं। जो कि हमने जीरा पे अपडेट भी कर दिया है। तो आप लोग कॉल पे ये वो सब नहीं बोलता है, सिर्फ सीनियर कंसल्टेंट जो भी, फॉर एग्जांपल वहाँ ईटीएल की टीम है, पावर बीआई डेवलपर की टीम है, तो ईटीएल की टीम का जो सीनियर बंदा होगा वो बोलेगा, पावर बीआई टीम का सीनियर बंदा है वो बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा, सब अपने मुँह बंद रखेंगे। अगर मैं पावर बीआई टीम का बंदा नहीं है, तो उस कंडीशन में मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिप्रेजेंट करता है पूरी कॉल को पावर बीआई की साइड से। और जो बंदा, जैसे मैं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं छुट्टी पे हूँ, तो उस कंडीशन में अपने मैनेजर को हैंडओवर दूँगा। मैं बताऊँगा ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, न कल की कॉल पे हमें ये करना है। अगर मैं नहीं भी बताता हूँ, तो वो एक बार जीरा पे जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो डॉक्यूमेंटेड है, तो जीरा पे जाएगा और बीआरडी चेक करेगा और उस दिन का टास्क चेक करेगा, उसे पता चल जाएगा कि क्या-क्या है। हालाँकि अच्छा मैनेजर क्या होता है, मैंने होता है डेमोक्रेसी जहाँ पे टीम में होती है, वहाँ हर चीज़ हर बंदे को पता होता है। जहाँ डिक्टेटरशिप होता है, वहाँ पे उतना ही काम होता है जितना मैनेजर बोलता है। आपको रियल बताता हूँ, ये मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने दोनों बंदों के साथ काम किया है। जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, अगर मैनेजर ने बोल दिया यहाँ पे रेड डालना है, मैंने घंटा नहीं अपना दिमाग लगा के लाइट रेड डालना है। चाहे वो रेड, अब मुझे पता है रेड खराब दिखेगा, बाद में भी ठीक कराएगा, तो मेरे बाप को क्या जाता है। और डेमोक्रेसी है, तो और अक्सर अच्छी कंपनी में जहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं, बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, वहाँ डेमोक्रेसी होती है। अच्छा देखा धीरज यार, रेड कलर सही लगेगा? किसे कहते हैं यहाँ पे? हाँ, ठीक है, डाल देते हैं रेड से, ट्राई कर लेते हैं एक बार। हालाँकि हम उसी को ही मतलब उसी की ही चॉइस को पुश करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का बंदा है, उसे ही चाहिए, देखना उसे है। बट ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, रेड नहीं हुआ तो रेड ट्राई कर लेंगे। हाँ, ठीक है यार, धीरज कोई अच्छा-सा कलर डालना भाई देख। ये कम्युनिकेशन होता है, एक होता है भाई यहाँ पे रेड चाहिए, और चाहिए तो चाहिए, रेड ही चाहिए। ले भाई रेड ले, तो फिर उसके बाद वो तुम्हारे पास दूसरी कंडीशन भी लेके आएगा।
या तुम्हें अपना दिमाग नहीं लगाना था? अरे भाई, जब दिमाग लगाना था तो एक अच्छा सा हेल्दी कन्वर्सेशन नहीं कर लेना था उसी टाइम? तो ये एक मैं बता रहा हूँ भाई, सब बताऊँगा, वीडियो लंबी बनेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखना होगा देखिए, लेकिन बहुत कुछ बताऊँगा, कोई एक चीज़ बताऊँगा इस पूरे वीडियो में। तो ये सब भी होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, भई आपने बोला था रेड, मैंने रेड लगा दिया। सिंपल सी बात है, रिक्वायरमेंट यही थी। ठीक, बताऊँगा, इसका भी कंडीशन बताऊँगा। तो सेकंड डे भी हमारा ये कॉल हुआ, तो मैनेजर, मैं छुट्टी पे हूँ, तो मैनेजर का सारा काम होता है कि वो रिप्रेज़ेंट करेगा पावर बीआई टीम को, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ क्लाइंट को बताएगा कि ये चीज़ें हो चुकी हैं। और ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट एक हमारा मतलब कि मैन पावर कम है, इट इज़ अवेलेबल नहीं है, तो कुछ प्रायोरिटी, हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जगह कोई बंदा छुट्टी पे चला गया, मेरी टीम से एक बंदा छुट्टी पे चला गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मैं अपने आप को एंगेज करूँगा उस प्रोजेक्ट के अंदर काम करने के लिए, और प्लस अपने मैनेजर को तो खैर पता रहता है, क्लाइंट को भी अपडेट करूँगा। मतलब कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, और जो है आप मुझे बता दीजिए कि कौन-सा प्रोजेक्ट प्रायोरिटी पे, हम ताकि उसी को फ़ोकस करें। क्योंकि अभी प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है। पहले हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये तीनों प्रायोरिटी, ये P1, P2 एंड P3, ये 3 बंदे हैं मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ पे तीनों प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, 3 बंदे हैं, और तीनों बंदे लोग हैं मेरे पास प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इसमें से एक बंदा छुट्टी पे चला गया, ये वाला। अब बचा 2, तो अब इन दोनों में से मेरे पास मैन पावर तो कम हो गई ना। मैन पावर कम हो गई, तो मतलब कि मैन पावर कम होगी। अब मुझे इससे बात करना पड़ेगा क्लाइंट को कि इसमें से किसको प्रायोरिटी पे रखें, और मेरे पास बंदे हैं 1। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 ही बंदे थे, दोनों काम कर रहे थे इसपे। अब मेरे पास बंदा 1 है, तो मैं क्लाइंट से पूछूँगा, भाई मेरे पास ये वाला बंदा तो चला गया, अब मेरे पास 1 बंदा बचा है, अब ये बता दो जो है किसको हम प्रायोरिटी पे लें? मैंने अपने आप को चलो यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया है, तो बट हम क्लाइंट से पूछेंगे किसको प्रायोरिटी पे लें, जिसको प्रायोरिटी पे लेंगे फिर हम दोनों लोग फ़ोकस करके इसको खत्म कर देंगे, अगर इसको प्रायोरिटी पे लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी प्रोजेक्ट में पता होनी चाहिए, ये तो मतलब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, जब आपका ये खत्म, सब कुछ खत्म, अब हमारा काम है प्रोजेक्ट पे फोकस करना, क्रिएट करना, प्रोजेक्ट डेवलप करना। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, ये है अपना पावर बी। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक शीट को कलर किया हुआ है, बट इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। तो क्या होता है कि कई बार क्लाइंट, मैंने बताया ना फॉन्ट के बारे में बात किया था, तो मैंने जैसे ऑलरेडी यहाँ पे ये पेज पेज पे एक कलर किया हुआ है, और एक मैंने रिसर्च पेज बनाया हुआ है, ताकि कोई कैलकुलेशन हो तो टेस्टिंग हो तो मैं यहाँ पे कर सकूँ। मैं वो भी बताऊंगा कैसे मैं चीज़ों को करता हूँ। ये मेरा पेज 1 है, और एज ऑफ नाउ, तो अब यहाँ पे हमें डैशबोर्ड बिल्ड करना है। तो हम जब भी डैशबोर्ड बिल्ड करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है? बेस। एक बनता है, सबसे पहले क्या रेडी होता है? बेस। तो हमारे डैशबोर्ड का जो सबसे बेस है, वो है हमारा पेज, जो या का इसका पेज का डिजाइनिंग, टेम्पलेट, थीम, ये सारा का सारा हमारी रिपोर्ट का बेस है। तो सबसे पहले हम पेज को डिजाइन करते हैं, इसके बाद में थीम। थीम क्या होता है? ये यहाँ पे हम जाएँगे, यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट थीम ऑलरेडी दिया हुआ है, और अगर हमें इसमें से पसंद नहीं आ रहा है, तो कई बार क्या होता है, क्लाइंट हमें प्रोवाइड करता है थीम। कई बार क्या वही प्रोवाइड करते हैं थीम, क्योंकि उनके पास जो है जेसन फाइल वो एक आपको देंगे, और हम लोग उसको ब्राउज़ करते हैं, ब्राउज़ थीम में जाएँगे, और यहाँ पे आता हूँ मैं डाउनलोड में। डाउनलोड में आने के बाद धीरज सीएसवी जेसन नहीं है ये, यहाँ पे आता हूँ, एक है मेरे पास डॉट जेसन, पीबीआई थीम जेसन। ये बेसिकली मैं इम्पोर्ट नहीं करूँगा, वरना मेरा कलर-वलर सब तो मैं कर देता हूँ, तो कौन-सा अपना लाइव प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एंड देन ओपन कर दूँगा। अब ये मेरे थीम का कलर कुछ इस तरह से शो करेगा। फाइल सक्सेसफुली हो गया। अब मैं जब यहाँ पे जाऊँगा कैनवास के बैकग्राउंड पे, अब देखिए मेरे को कलर कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि मेरा थीम जो है वो यही है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आता हूँ, थीम किया। अब मैं जैसे इस वाले थीम को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, अब देखना यहाँ पे कलर कैसे दिखेगा, दिख रहा है? और अब मैं जैसे इस थीम को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये वाला कलर, मुझे कैसा कलर दिखेगा? ये देखते हैं, कुछ इस तरह से कलर दिखेगा। तो सारे कलर, तो ये थीम का खेल है, ठीक। इसके बाद में हम थीम को बिल्ड करते हैं। अगर आपको थीम को कैसे, आपका थीम दिखता है कैसे, वो मैं दिखा देता हूँ। जेसन फाइल डॉट जेसन, और आप खुद भी इसको बना सकते हैं। आज की डेट में इजी है इस थीम को बनाना, चैट जीपीटी की हेल्प से आप बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। मैं इसको जैसे डाउन करता हूँ, देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है, थीम का बैकग्राउंड, सॉलिड कलर, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा होता है। तो मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको। मिनिमम कंटेंट, मैक्सिमम बैकग्राउंड कलर, ये सारा का सारा इसमें वही है, प्रॉपर्टीज और
कॉलम की बैकग्राउंड क्या कलर होना चाहिए, प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जेक्ट, वही वाला खेल चलता है इसके अंदर। तो जैसे मेरा मिनिमम है तो फिर यहाँ पे इसका कलर, ये कंटेनर, ये सब मतलब ऐसे ही बिल्ड किया जाता है। ये तो मैंने चैट जीपीटी से बनाया था आप लोगों को दिखाने के लिए। मेरा थीम बिल्ड हो गया। थीम बिल्ड होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे एंड ब्राउज करके, और फिर मैं थीम यूज करूंगा। थीम में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास अभी देखिए फ़ॉन्ट है, फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट है, क्लाइंट ने बोला मुझे ओपन सेंस फ़ॉन्ट चाहिए। अब ओपन सेंस फ़ॉन्ट पावर बीआई में नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, क्लाइंट अपना जेसन फाइल देता है, थीम देता है, और हम वही यूज़ करते हैं। और एक्चुअल में हम क्लाइंट का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हर कंपनी का एक अपना स्टैंडर्ड कलर होता है, अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उनका एक अपना स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है। हम उसके बियॉन्ड जाते ही नहीं है। उसके बियॉन्ड हम कहाँ जाते हैं, जैसे कोई मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, मैं किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या है, होगा उनका भी अपना एक थीम, अपना स्टैंडर्ड कलर। बट वहाँ पे अगर मैंने कुछ अच्छा डिजाइन कर दिया तो वो लोग उसको कंसीडर कर लेंगे, चलो ठीक है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और जो है उनके प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ अच्छा डिजाइन किया, वो कंसीडर नहीं करेंगे। उनकी कंपनी का कोई बंदा अच्छा डिजाइन कर देता है तो माइट भी वो कर दे, क्योंकि क्या होता है कि बंदे ने डिजाइन तो कर दिया वो, बट उनको एक जगह नहीं चेंज करना है, वेबसाइट पे हर जगह चेंज करना पड़ता है। एक प्रॉपर फॉर्मेट चलता है उनका। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी को, ऐसे डिलाइट का देख लो, ब्लैक कलर होता है, और केपीएमजी का आई थिंक येलो एंड, सॉरी, ब्लू एंड वाइट है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी ब्लू एंड वाइट है। इस तरह का उनका पूरा टेम्पलेट ही ऐसा डिजाइन होता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। हम उनके कलर के, उनके फ़ॉन्ट के, बेसिकली हम उनकी चॉइस के बियॉन्ड नहीं जाते हैं। चाहे आप कितना भी अच्छे डिज़ाइनर हो, मैं आपको रियल बताता हूँ, प्रैक्टिकल है ये। अब मेरा भी रहेगा, मेरी भी कंपनी है, अगर मेरी कंपनी का सब कुछ स्टैंडर्ड है, मेरी बिज़नेस टीम, मेरी यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग टीम ने सब कुछ अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, तो मैं भी किसी को नहीं बोलूँगा उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि एक जगह नहीं चेंज किया जाता, बहुत जगह चेंज किया करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं। अब जैसे ये पेज है, इस पेज की मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाएँगे, कई ऑप्शन है बट एक मैं दिखाता हूँ। कस्टमाइज़ करंट थीम। कस्टमाइज़ करंट थीम में ये ऑप्शन है। टेक्स्ट को थीम चेंज करना है, यहाँ पे हम आ जाएँगे। अपडेट थीम कर देता हूँ, सिगोई है, सिगोई की जगह अगर मुझे कुछ नेम, अगर जैसे मैंने बोला था ओपन सेंस, फ़ॉन्ट नेम तो यहाँ पे नहीं है, तो वही चीज़ है। क्लाइंट थीम देगा तो यहाँ पे शो करेगा। कार्ड्स एंड केपीआई है, टाइटल है, टॉप हेडर है, विजुअल है, पेज का जो ये पेज है उसका अगर मुझे कुछ डिजाइनिंग करना है तो ऐसा है। फ़िल्टर पेन जो मेरा यहाँ पे फ़िल्टर पेन शो करेगा उसका है, बट मैं यहाँ से इसको यूज़ करता नहीं, इसको मैंने बंद कर दिया है। हम लोग यूज़ करेंगे तो कहाँ से करेंगे? यहीं से करेंगे। ये है अपना फ़िल्टर पेन, और यहाँ पे ये है डिजाइनिंग का पूरा प्रोसेस। तो हम लोग यहाँ से डिजाइन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, इसको डिजाइन करेंगे। एज़ इट इज़ सेम इसको डेवलप करेंगे, ऐसे ही बनाएँगे। एग्ज़ैक्टली डिट्टो, फ़ॉन्ट, साइज़, पोज़ीशन, एवरीथिंग शुड बी लाइक दिस। कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम डिट्टो हम लोग डैशबोर्ड बनाएँगे। और इस वीडियो में थ्योरेटिकल था, थोड़ा-सा नॉलेज था, जो कि इंडस्ट्री में होता है। कैसे आपको ऑटोमेटिकली चेंज करना है अपने वर्ड्स को, वर्डिंग को। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टेम्पलेट को डिज़ाइन करेंगे, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिज़ाइन कर लें। अगर नहीं होता है तो हम 2 वीडियो में होगा, ऑब्वियसली। नेक्स्ट वीडियो में हम टेम्पलेट थीम डिज़ाइन करेंगे, तो उसके बाद वाली वीडियो में हम लोग ये चार्ट, मैप, ग्राफ ये सब करेंगे। तो ये सारा का सारा, और ये भी देखेंगे कि अगर हमें इसी की तरह के डिज़ाइन अलग-अलग पेजेज़ पे करना हो तो कैसे किया जाता है। तो सारा का सारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। और इसमें हम लोग ज़्यादा डेक्स वेक्स का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बट नॉर्मल डेक्स यूज़ करेंगे जो हमने इस रिपोर्ट में डेक्स यूज़ किया है। जैसे ही मेरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट खत्म होता है, फिर मैं स्टार्ट करूँगा डेक्स सीरीज़। डेक्स सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, और डेक्स सीरीज़ को बहुत ही अच्छे से ग्रैनुलर लेवल पे एक्सप्लेन करूँगा, सो दैट चीज़ें समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग।